नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे एक नए एनएफओ की। एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर, जो अभी सामने आया है यूटीआई की तरफ से। यूटीआई ने अपने फोकस्ड इक्विटी फंड का एनएफओ शुरू किया है और यह एनएफओ अभी 4 अगस्त से शुरू होकर के 18 अगस्त तक खुला रहेगा। इस दौरान निवेशक इस एनएफओ में आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद यह एक ओपन एंडेड फंड के रूप में, खुली अवधि के फंड के रूप में बाजार में उपलब्ध रहेगा और 26 अगस्त के बाद से यह स्कीम दोबारा खुल जाएगी, यानी खुली खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। इस फंड की खासियतें क्या हैं, किस तरीके से इसकी निवेश रणनीति रहेगी, इस बारे में बात करने के लिए खुद इस फंड के फंड मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, सुधांशु अस्थाना जी। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले सुधांशु जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो फंड है, अभी इस समय इस फंड को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? किस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है जिसको कैप्चर करने के लिए आपको लगा कि एक फोकस्ड फंड लाने का ये एक अच्छा सटीक समय है? राजीव जी, ऐसा है कि यूटीआई के पास अलग अलग फंड्स हैं और काफी टाइम से हम फंड्स रन कर रहे हैं। तो कुछ फंड्स तो हमारे 30 से 35-40 साल पुराने भी हैं। तो हमेशा ये सवाल आता था कि हमारे जो पोर्टफोलियोज आज के दिन में हैं उनमें 55 स्टॉक हैं, 50 स्टॉक हैं, 60 स्टॉक हैं। तो जो हमारे हाई कन्विक्शन आइडियाज थे, वो हमेशा सवाल आता था कि क्यों नहीं हम एक फोकस्ड 30 करके पोर्टफोलियो करें फोकस्ड फंड का। तो इसलिए हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। इसकी कोई हम टाइमिंग नहीं कर रहे हैं और क्योंकि अभी कोविड है, पैंडेमिक है, तो वक्त भी लगा पूरा स्ट्रक्चर करके इस फंड को लॉन्च करने के लिए। और मुझे भी स्पेशली इसलिए लेके आया गया है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है छोटे पोर्टफोलियो, स्मॉल पोर्टफोलियोज रन करने का, जिनमें कम स्टॉक्स होते हैं। तो हम इसको प्रोडक्ट को इस तरह देख रहे हैं कि हमारे जो हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं, जो हमारे रिसर्च फ्रेमवर्क और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से निकलते हैं, उनको हम इस पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में डाल के चलाएं। जी, तो अब जैसा नाम में ही है फोकस्ड इक्विटी फंड, तो फोकस कहाँ रहेगा? तो देखिए, जो हमारे यहाँ जो हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं हमारे, देखिए हमारा एक इलेबोरेट रिसर्च फ्रेमवर्क है जहां पर हम ऑलमोस्ट 345 से 350 कंपनियां कवर करते हैं। तो इनमें जो हमारे बेस्ट आइडियाज हैं अक्रॉस सेक्टर्स, मतलब अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन पे हम फोकस करेंगे और उन स्टॉक्स में हम एक अच्छा वेट लेके इसकी कोशिश करेंगे कि जो इसका जो अल्फा क्रिएशन है, पोटेंशियल अल्फा क्रिएशन है, वो अच्छा रहे। तो वो फोकस है हमारा। जी, लेकिन उसमें एक आपके अपने पैमाने होंगे, कुछ फिल्टर्स होंगे कि आपके इन 30 चुने हुए शेयरों में कौन से आ पाएंगे, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें मार्केट कैप की कोई बंदिश नहीं होगी। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी तरह के शेयर को इसमें ले सकते हैं और उनमें कोई सब लिमिट भी नहीं होगी, यानी कोई ऐसी बंदिश नहीं होगी कि आपको लार्ज कैप कम से कम इतना रखना है, मिड कैप कम से कम इतना रखना है, स्मॉल कैप कम से कम इतना रखना है, जैसा मल्टी कैप में होता है। तो वहां पर चुनने का पैमाना, उसके फिल्टर्स क्या होंगे आपके? तो देखिए, हम तो देखिए पोर्टफोलियो जो बिल्ड करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है हमारा, उससे मैं शुरू करता हूँ एंड फिर मैं बताता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा रहेगा। तो देखिए, हमारा जो कोर पोर्टफोलियो है वो सस्टेनेबल बिजनेसेस का होगा। सस्टेनेबल बिजनेसेस क्या होते हैं? ये वो बिजनेसेस होते हैं जिनका जो रनवे फॉर ग्रोथ जो होता है वो लंबा होता है। पर इसमें 2-3 चीजें और भी होती हैं कि कंपनियां इतना रिटर्न बनाती है अपने कैपिटल पे कि अपना वर्किंग कैपिटल और अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका ज्यादातर जो है इंटरनल कैपिटल जनरेशन से कर लेते हैं। तो वो सस्टेनेबल बिजनेसेस होते हैं। ये कोर ऑफ पोर्टफोलियो रहेगा। इसके अराउंड हम थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ये कंपनियां उन सेक्टर्स में होती हैं या उन इंडस्ट्रीज में होती हैं जहां पर जनरली आउटकम सस्टेनेबल होते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, जैसे कि भाई आपका कोई स्ट्रैटेजी इशू हो गया है, कोई मैनेजमेंट इशू हो गया है, तो उनके रिटर्न्स जो हैं वो सब ऑप्टिमल या सब सस्टेनेबल दिखते हैं। तो जहां पर भी हमें दिखेगा कि बिजनेस स्ट्रैटेजी रियलाइन हो रही है और इस बिजनेस के आउटकम सस्टेनेबल हो सकते हैं, तो इन कंपनियों में हम निवेश करेंगे। और आखिरी जो है वो हम साइक्लिकल अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। ये टिपिकली वो साइक्लिकल कंपनीज हैं जहां पर एवरेज 4-5 साल में अगर आप देखेंगे तो जो रिटर्न्स हैं वो सस्टेनेबल आउटकम्स की तरह हैं, पर 1 या 2 साल उसके अंदर ऐसे हो सकते हैं जहां पर जो आउटकम्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं दिखते। इन कंपनियों में हम तब निवेश करेंगे जब वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है और हमें पता है कि मीन रिवर्जन वैल्यूएशन का हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली फोकस रहेगा टू लुक एट व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन में द फंड कैन गो एनीवेयर, कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में कर सकता है।
पर इसमें हमने लॉन्ग टर्म एक कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन करने के लिए, कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए पोर्टफोलियो में, कि भाई जब वो 1,000 करोड़ का है और जब वो 20,000 करोड़ हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1,000 करोड़ में वो पूरा मिड कैप स्मॉल कैप है और वो 20,000 करोड़ पे पूरा लार्ज कैप हो जाए। तो हमने ये बोला है कि हम 60 से 70% कंपनियां जो हैं वो लार्ज कैप की तरफ रखेंगे और 30 से 40% कंपनियां जो हैं वो हम स्मॉल से मिड कैप पे रखेंगे। तो वो हमारा बेसिकली पोर्टफोलियो में कंस्ट्रक्शन उस तरह होगा। जी, तो यहाँ जो सबसे पहले जो आपका कोर है सस्टेनेबल बिजनेसेस वाला, उसके बारे में थोड़ा समझाएं। मतलब वहां पर किस तरह की सेक्टोरल प्रेफरेंसेज होंगी, या आप सेक्टर पर ध्यान देने के बदले बॉटम अप अप्रोच लेकर के चलेंगे कि भाई हमें शेयर देखना है, हमें सेक्टर के पीछे नहीं जाना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो हमारा जो है जो यहाँ पर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है प्योरली बॉटम्स अप है राजीव जी, और हमें कोई सेक्टर बायसेस नहीं दिखाने हैं। इसका एक रीजन भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ आपके, कि लास्ट 10 साल में अगर मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ कि एनबीएफसी सेक्टर में एक अच्छी कंपनी ने 42 टाइम रिटर्न दिया है, 42 गुना हुई है, और जो दूसरी एनबीएफसी कंपनी सिर्फ 4 गुना हुई है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखेंगे तो ये एग्जाम्पल पाइप्स, प्लास्टिक पाइप्स इंडस्ट्री का है। एक कंपनी 175 गुना हुई है और एक कंपनी 8 गुना हुई है। तो कभी कभार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि एक सेक्टर चल रहा है तो उसमें हम ज्यादा आइडियाज डाल दें या ज्यादा स्टॉक्स डाल दें तो पूरा सेक्टर चलेगा, तो सब कंपनियां रिटर्न देंगी, बट वो सही तरीका नहीं है। तो हमें अपने जो बेस्ट कन्विक्शन स्टॉक्स है वही पिक करेंगे बॉटम्स अप बेसिस पे, और जो सेक्टर एलोकेशन है वो आउटकम होगा, वो इनपुट नहीं होगा। तो इट विल बी अ प्योर बॉटम्स अप अप्रोच होगा। जी, अब जो आपने एनबीएफसी का ही उदाहरण दिया, मैं उसी को लेकर के आपके पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश करता हूँ। जो शेयर एनबीएफसी का 42 गुना चल चुका है, उसको आप मानेंगे कि वो सस्टेनेबल बिजनेस है, उसने अपने आप को साबित कर रखा है, प्रूव कर रखा है अपने बिजनेस मॉडल को, इसलिए वो आपके कोर पोर्टफोलियो में आएगा? या आप कहेंगे ये तो मतलब इसकी जो कहानी थी वो पूरी हो गई, अब हमें नई कहानी खोजनी है, हमें अगला वो शेयर खोजना है जो 4 गुना नहीं बल्कि 40 गुना होगा? तो ये राजीव जी ऐसा होता है कि कुछ जो होते हैं वो कंपाउंडर्स हो जाती है कंपनी। अब जैसे अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के, जैसे एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स तो सालों से रिटर्न दे रहा है एट एनी साइज, राइट? तो आप जैसे जैसे बड़ी हो जाती कंपनी करती है, आप ऑब्वियसली वैसी कंपनीज भी ढूंढेंगे जहां पर सस्टेनेबिलिटी स्केल हो रही है। तो जैसे बहुत सारी कंपनियां जब वो छोटी होती हैं तो उनको मार्केट ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जब वो बड़ी होने लगती है और वो प्रूव करती है कि हम स्केल कर सकते हैं, उन कंपनियों में भी आप निवेश करेंगे तो वो भी इस पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगी। सस्टेनेबल बिजनेसेस, जैसे मैंने आपको समझाया, कि वो कंपनियां हैं जिनका रनवे टू ग्रोथ बड़ा है, लॉन्ग है, और वो कंपनियां हैं जो इतना इंटरनल कैपिटल जनरेट करती हैं, उनका आरओसी इतना हाई होता है कि वो अपने आप को फंड कर सकती है और उनको इक्विटी डायल्यूशन और बहुत ज्यादा बोरोइंग की जरूरत नहीं होती है। तो वो बेसिक फिलॉसफी है जो कोर पोर्टफोलियो जिसके अराउंड बिल्ड होगा, तो वो सस्टेनेबल बिजनेस को डिफाइन करता है। और जो कंपनियां ये करती हैं, जो मल्टी बैगर हो जाती हैं, जो बहुत ज्यादा रिटर्न देती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, रीजनेबल रिटर्न भी देती हैं, जहां रीजनेबल कंपाउंडिंग है, वो सस्टेनेबल बिजनेस की कैटेगरी में आ जाता है। तो नए भी होंगे और कुछ जो कंपाउंडर्स हैं वो भी रहेंगे। जी, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला हिस्सा है, वहां पर उसे थोड़ा सा और समझाएं। मतलब एक आम दर्शक जिसको ठीक से समझ पाए, रिलेट कर पाए जिससे वो, कि भाई वो कहाँ पैसा लगाता है, या मतलब ये आपका अपना जार्गन है ट्रांसफॉर्मेशनल थीम। एक आम निवेशक इसको कैसे समझेगा जिससे वो समझ पाए कि हाँ, असल में इस तरह की कंपनियां होंगी इस हिस्से में? ठीक है, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर ताकि क्लैरिफाई भी कर सकूं। तो पहला ये कि एक बैंक है, काफी बड़ा बैंक है। तो अगर आप 10 साल पहले देखते तो उनकी एसेट क्वालिटी काफी खराब हो चुकी थी। उनके जो लो कॉस्ट डिपॉजिट होते हैं वो काफी कम थे, मतलब 25-26% रन करते थे। तो उनका बेसिकली क्या था कि बिजनेस जो है बहुत खराब हो रहा था। लास्ट 4-5 साल में या 7-8 साल में अगर आप देखेंगे तो उस बैंक ने दो तीन चीजें अच्छी की। उन्होंने पहले तो अपना लोन बुक को डाइवर्सिफाई कर लिया, तो अब उनकी ऑलमोस्ट 66% बुक जो है वो रिटेल है। उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज बहुत स्ट्रांग कर ली, जो डिपॉजिट्स लेते हैं। तो अभी लो कॉस्ट डिपॉजिट जो उनके, जिसको हम कासा बोलते हैं, वो करीब 46% हो गया है। और उनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रेस था, बिकॉज उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट बुक को पूरा ठीक कर लिया, तो वो कॉर्पोरेट स्ट्रेस भी जोर से नीचे आ गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस होता है जहां आपको पता है कि ये अच्छे फ्रंटलाइन बैंक की तरह अभी इसका रीअलाइनमेंट हो गया है, बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। और इन्होंने काफी सब्सिडरी बिजनेसेस को भी सीड किया था जहां पर बिजनेसेस आर डूइंग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक छोटी सी कंपनी हुआ करती थी पहले,
जो डोमेस्टिक हर्बिसाइड बिजनेस करती थी, तो एक दो प्रोडक्ट लेके आती थी, तो वो डोमेस्टिक बिजनेस लिए खरीदी आती थी। पर अराउंड 7-8 साल पहले, 9 साल पहले उन्होंने क्रैम्स जो है, क्रैम्स बिजनेसेस में एंटर कर गए। तो क्रैम्स बिजनेस जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी वो काफी बड़ी हो गई, तो उसमें वो कंपनी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, बिकॉज ये बिजनेस काफी बड़ा हो गया, स्टेबल हो गया, उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेसेस होते हैं जब बिजनेस स्ट्रेटजी को रियलाइन किया जाता है। इसमें जनरली अल्फा जनरेशन जो होता है वो काफी सिग्निफिकेंट होता है। जी, अब आते हैं साइक्लिकल बिजनेसेस पे। तो अभी कौन से साइकिल्स ऐसे दिख रहे हैं आपको, मतलब कौन से सेक्टर्स ऐसे दिख रहे हैं जिनका साइकिल आता हुआ आपको दिख रहा है अगले 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव में? क्योंकि जिस तरह के आपके फंड की प्रकृति है उसमें एक निवेशक को मेरा ख्याल है कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया रख करके आना चाहिए, और वो भी इसलिए कि बाजार इस समय इतने ऊंचे स्तरों पर है, तो एक ठीक ठाक उन्हें रिटर्न मिले इसके लिए 3 साल 5 साल की अवधि लेकर के चलना ही बेहतर होगा। तो 3 से 5 साल की साइकिल आगे बनती हुई आपको कहाँ पे नजर आ रही है? तो देखिए काफी सेक्टर्स हैं, तो मैं सेक्टर्स के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा, बट एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। एक लीडिंग सीवी प्लेयर है। अभी सीवी साइकिल 2019 में एकदम से कोलैप्स कर गई, 20 में फिर कोविड का हो गया, 20-21 में। तो अभी जो सीवी सेल्स थे वो ऑलमोस्ट 50% पीक से नीचे आ गए। सीवी का टिपिकली 5-6 साल का साइकिल होता है। तो ये जो कंपनी है ये एक लीडर है मार्केट में, इसमें कॉस्ट एफिशिएंट है, और इन एवरेज 4-5 साल में अच्छा रिटर्न बनाती है, तो आउटकम सस्टेनेबल है, और अभी भी वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो अभी भी अगर हम ये मार्केट में कंसेंसस लेके चल रहे हैं कि नेक्स्ट 2 से 3 साल लग जाएंगे फॉर देम टू रीच जो सेल्स जो हुई थी 2019 में, जो पीक सेल हुई थी, तो उधर तक आप पहुंचेंगे। तो ऐसी काफी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है राजीव जी, और इन अपॉर्चुनिटीज को हम इवेलुएट करके रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है साइक्लिकल में, कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है और आपको लगता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है, कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा चल चुका है, तो फिर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो का कोर सस्टेनेबल रहेगा, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वहां हम ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज खरीदेंगे। बट साइक्लिकल में भी जहां अपॉर्चुनिटी होगी तभी इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी शुड बी वायबल फॉर द इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स के लिए वायबल होनी चाहिए, उसमें रिटर्न बनना चाहिए। जी, कुछ ऐसे थीम्स हैं या सेक्टर्स हैं जिनको लेकर के बाजार काफी ज्यादा आशाओं के साथ देख रहा है। अब मिसाल के तौर पे जो बिजली वाहन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनका सेगमेंट है, या उनके लिए जो पुर्जे सप्लाई करेंगे जैसे बैटरी वगैरह है, इस थीम को लेकर के बाजार बहुत उत्साहित है इस समय। या अभी इंटरनेट कंपनियों का दौर चल रहा है, जोमेटो का अभी अभी आईपीओ आया, सिर्फ उदाहरण के लिए नाम ले रहा हूँ, तो उस पर कितना उत्साह दिखा बाजार का वो बहुत सबके सामने है। ये इस तरह की चीजें जो हैं वो आपके पोर्टफोलियो में कहाँ आएंगी, किस हिस्से में आप उसको रखेंगे? तो देखिए अभी जैसे आप बात कर रहे हैं जैसे ईवी का, तो काफी ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं आज के दिन में, या ओईएम्स भी हैं आज के दिन में जो पार्टिसिपेट करेंगी। सबके प्लान्स अब वो बता रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं, इनमें तो बिजनेस का नए बिजनेसेस में वो एंटर कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेशन शायद ऑलरेडी होगा पोर्टफोलियो में, और काफी हमारे पोर्टफोलियो जो हैं वहां पर ऑलरेडी है। पर जैसे आपने बात की जोमेटो की, तो ये नया एज का बिजनेस है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है, बिकॉज ये स्केल के साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी देंगे। आज जो मार्केट एड्रेसेबल है वो छोटा है, परंतु आप अगर देखेंगे तो 2 प्लेयर मार्केट हो गया है, कोई बड़ा डिस्ट्रप्टर नहीं है इस मार्केट के अंदर। तो ये स्केल एंड साइज पे जैसे ये बिजनेस बढ़ेंगे साइज में, और एक रीजनेबल एस्टिमेट रहता है हम लोगों की बिजनेस कितना, हमारा इंटरनल इवैल्यूएशन होता है कितना बड़ा हो जाएगा, उस बेसिस पे खरीदा जाएगा। तो ये जनरली ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे कि एज द बिजनेस स्केलिंग, तो क्या इसके अंदर क्या प्रॉफिट बनेंगे, क्या कैश फ्लो बनेगा, उसके हिसाब से इनके अंदर निवेश किया जाएगा। जी, अच्छा सुधांशु जी, एक बात है कि मतलब इधर मैं देख रहा हूँ लगातार, जैसे आईपीओ बाजार में इतना उत्साह है वैसे ही एनएफओ बाजार में भी चल रहा है। मतलब लगातार जिस तरह से आईपीओ की झड़ी लगी हुई है वैसे ही एनएफओ की भी झड़ी लगी हुई है। और अ, जैसे फोकस थीम है, इस थीम पर भी कई सारे फंड पहले से चल रहे हैं, कुछ एनएफओ अभी हाल के 1-2 महीनों में भी आए हैं। तो आपका ये फंड जो है, यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, वो इसी तरह की थीम पर चलने वाले दूसरे जो फंड होंगे, दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस के, उनसे किस तरह से अलग होगा? देखिए राजीव जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम किसी से अगेंस्ट यूनिकली पोजीशन होने के लिए फंड लॉन्च नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो फंड हाउस है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, रिसर्च फ्रेमवर्क है, उसमें हमने देखा है कि हमारे हाई कन्विक्शन आइडियाज काफी आते हैं, और हम इस रिसर्च एक्सपर्टीज को लेवरेज करके अपने
फोकस फंड को लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा जो फंड का यूनिकनेस अगर आप बोलना चाहेंगे, वो है कि हमारा जो यूटीआई का स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोसेस है, जो काफी वेल एस्टैब्लिश रिसर्च प्रोसेस है, वो डिफाइन करता है कि हमारा फोकस फंड क्या है। जी, लेकिन बाजार अभी जिन स्तरों पर है, जिस समय आप यह एनएफओ लेकर के आ रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं मूल्यांकन, वैल्यूएशन जो है, वो आपके लिए एक बड़े चुनौती के रूप में रहेगा, क्योंकि इन स्तरों पर आपके लिए, आपने खुद भी कहा कि वैल्यूएशन आपके लिए एक अच्छा बड़ा पैरामीटर रहेगा। तो सस्ता वैल्यूएशन मिले या ठीक ठाक रीजनेबल वैल्यूएशन मिले, इस बाजार में ये खोजना बड़ा मुश्किल होगा। तो एक फंड मैनेजर के रूप में आप इस चुनौती को कैसे पार करेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी आप, एक होता है मार्केट लेवल का वैल्यूएशन, एक होता है कंपनी लेवल का वैल्यूएशन। तो मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल देता हूं कि अगर आप 2007-8 में थे और आप देखते तो मार्केट में कुछ पार्ट्स बहुत महंगे थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, चाहे वो कमोडिटी रिलेटेड हो। बट उस समय शायद कंज्यूमर और फार्मा कंपनियां बहुत सस्ती थी और उस समय कोई ज्यादा वेट देता नहीं था। तो हर सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपको उस तरह देखना होता है। हाँ, मार्केट वैल्यूएशन थोड़ा हायर है, तो निवेशक क्या करे, जो आदमी निवेश कर रहा है, तो जब मार्केट थोड़े हायर होते हैं तो आप अपनी तरफ से एसेट एलोकेशन की तरफ से आप थोड़ा उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं कि भाई थोड़ा पैसा आप एनएफओ में निवेश कर दें और बाकी पैसा आप 8-9 महीने में एसआईपी या एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप उस तरह को वैसे हैंडल कर सकते हैं। एज अ फंड मैनेजर तो हम वही कंपनी खरीदेंगे जहां पर हमको एक रिटर्न पैरामीटर जो है वो दिखता है। तो हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है, उससे हम स्टॉक्स निकलेंगे और जो वैल्यूएशन उसके हिसाब से हमें दिख रहा है तो उसके हिसाब से हम पोजीशन बनाएंगे। तो उस तरह हम इवैल्यूएट करके ही खरीदेंगे स्टॉक्स को। ऑब्वियसली हम कोई महंगा स्टॉक तो खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी रहती है, मार्केट ऊपर नीचे जाता है, तो टिपिकली जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम 3-5 साल का व्यू लेते ही लेते हैं। तो आज के दिन में वो आउटकम ये है कि हम जो मार्केट रिलेटेड रिटर्न है वो 3-5 साल में बना सके, उन्हीं स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे। जी, अब ये जो फंड है, अगर हम इसे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देखना चाहें, तो इस श्रेणी के फंडों को किस तरह के जोखिम के साथ देखना चाहिए? देखिए, बिकॉज ये पोर्टफोलियो जो है राजीव जी, बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इनमें कम स्टॉक्स होते हैं, बट इसमें रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन है, 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी शायद ज्यादा रहेगी। हमने एग्रीगेट पोर्टफोलियोज फोकस फंड के देखे, हमने इवैल्यूएशन किया, उनका जो हिस्टोरिकल डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें ऐसा कहीं दिखा नहीं कि वॉलिटिलिटी ज्यादा है, बट लॉजिकली जब आप सोचते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थोड़ी। तो ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड फंड से थोड़ा हाई वॉलिडिटी रहेगी। बट एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि जैसे आपका पीरियड बढ़ता है, बिकॉज इक्विटी में वॉलिडिटी हर साल की 20 से 25% होती है, अगर आप सिर्फ निफ्टी इंडेक्स ले लेंगे, तो जब पीरियड को बढ़ाते हैं, आप 5 साल करते हैं, 6 साल करते हैं, 7 साल करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एकदम कम हो जाता है, एकदम शून्य के बराबर हो जाता है। और जो रोलिंग रिटर्न होते हैं 3 साल के, वो बढ़ने लगते हैं, वो डबल डिजिट के आसपास आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी, बट अगर आप पीरियड को 6-7 साल कर देंगे तो आउटकम जो होता है, चाहे वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड हो, चाहे वो मिड कैप फंड हो, चाहे वो फोकस फंड हो, उसके आउटकम्स जो है वो कम इफेक्ट होते हैं वॉलिटिलिटी की वजह से, जो ड्रॉडाउन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, शॉर्ट टर्म। जी, तो इस तरह वो पोजिशन रहेगा। तो किस तरह के निवेशकों को इस फंड पर ध्यान देना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में कितनी जगह देनी चाहिए, कितना प्रतिशत रखना चाहिए? तो देखिए, जो निवेशक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए हैं, जहां पर हमें पॉसिबिलिटी है हम बेटर रिटर्न बना सकते हैं, उनको आना चाहिए। बट इनको ये बात के बारे में भी पता रहना चाहिए कि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो शॉर्टर टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगी, तो थोड़ा रिस्क हायर रहेगा। अगर आप डे टू डे देखेंगे या मंथ टू मंथ देखेंगे तो थोड़ा पोर्टफोलियो ज्यादा गिर सकता है, ज्यादा चल भी सकता है, दोनों तरफ है, राइट। तो ये आपको देखना जरूरी है। एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से कोर एलोकेशन हो सकता है, बट इट कैन बी वन ऑफ द एलोकेशंस, राइट। ऐसा नहीं कि हम प्रतिशत डिफाइन कर सकते हो राजीव जी, वो तो एक एसेट एलोकेटर का काम है। हम तो फंड मैनेजर हैं, हम तो हमेशा बोलेंगे कि हमारे फंड में सारा पैसा दीजिए। बट ये थीमेटिक या टैक्टिकल नहीं है, ये कोर का पार्ट रह सकता है। बट अगर आज के दिन में कोर में आपका अगर 60% इन्वेस्टमेंट है, तो 10% यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उस तरह आप कर सकते हैं। जी, आखिर में अभी बाजार को लेकर के आपकी धारणा, आगे 1 साल से अगर आगे तक का नजरिया लें, 1 साल, 2 साल, 3 साल का, तो बाजार की चाल कैसी लग रही है? क्योंकि इस समय हम लगभग रिकॉर्ड स्तर पर हैं, लेकिन यहाँ पर जाकर के बाजार एक तरह से अटका हुआ है, या कह लें कि उसके अंदर एक हिचक आ गई है कि अब इससे ऊपर कैसे जाएं।
उसे शायद कोई नया ट्रिगर नहीं मिल रहा है यहाँ से ऊपर जाने का। तो क्या एक शॉर्ट टर्म में रिस्क आप देख रहे हैं बाजार में, और क्या वो रिस्क जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन करके आएगा कि चलिए ठीक है, नीचे आएगा तो हम खरीद लेंगे, शायद हमारे एनएफओ का पैसा वहां इस्तेमाल हो जाएगा? तो राजीव जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। और देखिए, शॉर्ट टर्म में तो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो रिस्क आज के दिन में मार्केट में है वो है कि वैल्यूएशंस अब अच्छे रीजनेबली ऊपर आ गए हैं, काफी स्टॉक्स रीरेट हो गए हैं। बट जो अर्निंग्स का जो कंसेंसस है वो भी रीजनेबली अच्छा है, मतलब लोग पॉजिटिव हैं। और अगर वो अर्निंग्स नहीं आएंगी नेक्स्ट 3, 6, 12 क्वार्टर में, तो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा रिस्क वो है। उससे बड़ा रिस्क मुझे कोई दिखता नहीं है। अभी तक तो देखिए जो अर्निंग्स आई हैं, चाहे वो फोर्थ क्वार्टर की रही हो या अभी जो फर्स्ट क्वार्टर की भी आई हैं, वो रीजनेबली एक्सपेक्टेशंस मीट कर रही हैं। अभी काफी और चीजें भी बदल गई हैं। अभी जैसे देखिए, इंडिया में इस समय काफी सरप्लस लिक्विडिटी है। आप देख रहे हैं कि कासा में 10 लाख करोड़ आ गया, 17.5 लाख करोड़ एसएलआर में आ गया। तो हमको ये नहीं पता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल शुरू हो रही कि नहीं हो रही है, वो तो वक्त ही बताएगा। बट ये काफी सिमिलर दिखता है जो हम लोग ने 15-16 साल पहले देखा था 2003-4 में, कि इंटरेस्ट रेट लो है तो हो सकता है कि इकोनॉमी पिकअप कर जाए। जनरली जब लॉकडाउन नॉर्मल ईयर जो आएगा वो अब तो 2023 का ही होगा, बिकॉज 2022 में तो पहला क्वार्टर लॉकडाउन हो गया है। पर अभी तक हमने ये देखा है कि बड़ी कंपनियां और जो अच्छी कंपनियां अपने सेक्टर में हैं वो अपना सेल्स भी अच्छी तरह कर पा रही हैं और उनके अर्निंग्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे रिस्क क्या है, तो रिस्क ये है कि अर्निंग्स अगर डिसअपॉइंट करेंगी, बिकॉज वैल्यूएशन तो बढ़ चुके हैं और रीजनेबल है, तो अर्निंग्स विल बी सबसे बड़ा रिस्क। अर्निंग्स है इस समय कंसेंसस जो अर्निंग्स है मार्केट में। जी, अगर आज के समय की तुलना आप 2003-2004 जैसी स्थितियों से कर रहे हैं, तो क्या उस समय जो अगले 4-5 साल में बाजार जिस तरह से चला था, अर्थव्यवस्था जिस तरह से चली थी, क्या वैसा ही साइकिल एक बार फिर से आ सकता है? देखिए, ये तो थोड़ा स्पेकुलेशन होगा, बट मैं आपको ये बता दूं कि 2003 में निफ्टी एक्चुअली 70% चला था 2003 में से। तो अभी क्या है कि हमने इतना बड़ा मूल मार्केट उस 2003 समय से देख लिया 2008 की भी था। कहानी है। तो आप, हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको ये नहीं पता कि वो साइकिल अभी शुरू हुई है कि नहीं हुई है, उसका एविडेंस अभी तक आया नहीं है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि 2005 में हम लोग को लगता था कि ये साइकिल और नहीं बढ़ सकती है, बट वो साइकिल उसके बाद भी 2 साल चली, 2.5 साल चली। तो ये है कि इकोनॉमी जैसे पिकअप करेगी और ग्लोबल इकोनॉमी पिकअप करेगी और कंपनियां अच्छी करेंगी, तो हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट बढ़ सकता है। बट ये स्पेकुलेटिव एरिया में आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज के दिन में मार्केट रीजनेबल है, मतलब वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं। अर्निंग्स बढ़ने के चांसेस इसलिए ज्यादा है बिकॉज इंटरेस्ट रेट लो है। काफी कंपनियां निवेश के बारे में बात कर रही हैं कि हम ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हैं। तो इसका रिजल्ट हमें नेक्स्ट 1-1.5 साल में पता लगेगा। पर जो रिकवरी ऑफ अर्निंग्स जो अभी है, जो आज के दिन में थीम है कि भाई कोविड हो गया सब बंद हो जाएगा करके और कुछ अर्निंग्स नहीं आएंगी, वो तो हमने देखा कि काफी रिकवरी आई है। और लोग अब जो घर पे है, जो अब धीरे धीरे करके इकोनॉमी खुल रही है तो इकोनॉमी वापस आ रही है, तो लोअर इंटरेस्ट रेट और शायद ये कंपनियों की जो ग्रोथ है वो रीजनेबल रहेगी। तो शायद ये अर्निंग्स वगैरह अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी आगे जाके। बट वैल्यूएशन तो जैसे मैंने आपसे बोला कि वो हायर साइड पे है। अब ये हो सकता है अर्निंग्स हमको अपसाइड पे भी सरप्राइज कर सकती हैं, और वो हुआ है लास्ट 1 साल में। जैसे भी अर्निंग सीजन आया है अर्निंग्स बेटर रही है, इसलिए मार्केट हैज क्लाइंब द वॉल ऑफ वरी जो हमने देखा है। जी, सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, और आपके इस एनएफओ के लिए आपको शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि आपका यह फंड आने वाले समय में निवेशकों के लिए एक अच्छी संपदा निर्माण का साधन बने, वेल्थ क्रिएशन का एक बढ़िया जरिया बने। फिलहाल अभी इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।